हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 13.13 प्रश्नावली 13.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका होगा और आपको पता है लेक्चर नंबर 4 जो था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने प्रश्नावली 13.2 का इंट्रोडक्शन कर लिया था, जहां पर हमने प्रायिकता की गुणन नियम या गुणन प्रमेय के बारे में जानकारी ली थी। बहुत डिटेल्ड वो लेक्चर रहा है, तो उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है, तभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। और ये मान के चलिएगा इस प्रश्नावली में से एक सवाल आपको पेपर में रखा मिलेगा 100%, क्योंकि पूरी प्रायिकता का चैप्टर आपका 8 नंबर का है और केवल 3 ही प्रश्नावली हैं, 13.1, 13.2, 13.3। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर के इंट्रोडक्शन देख करके इस लेक्चर में आप लोग आए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या है तब, अगर खुद से कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, फिर आप लोगों को इसका मतलब ठीक ठाक समझ हो गई है प्रायिकता की। तो मैंने अभी के लिए सामने आपके बच्चों 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। पहले मैं इन 3 क्वेश्चन को करता हूं। टोटल 18 सवाल हैं, देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि पूरे सवाल इसी लेक्चर में कवर हो जाए। पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी घटना ए की घटित होने की प्रायिकता 3/2, पी ए का मतलब समझते हो ना, घटना ए की घटित होने की प्रायिकता दी गई है 3/2, सो 3/5, और घटना बी की घटित होने की प्रायिकता है पीबी जो है वो है 1/5, और ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब स्वतंत्र घटनाओं के अंदर एक खास बात होती थी, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर कभी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े आपको इवेंट, चलो मैं ए भी लेता हूं, ए और बी की, है ना, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी की, तो उसका तरीका ये होता था कि हम निकालते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जब ए पहले से घटित हो चुकी हो, है ना, जब ए पहले से घटित हो चुकी हो। ये फॉर्मूला होता था जिसको हम गुणन प्रमेय यानी फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रायिकता की कहते हैं, ठीक है। यही हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। लेकिन स्वतंत्र घटनाओं के लिए खास बात होती थी बच्चों, स्वतंत्र घटनाओं के लिए स्वतंत्र घटनाओं का मतलब है कि ए के होने से बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब हम कहते हैं स्वतंत्र घटना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रहेगा बच्चों, ध्यान से सुने, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुकी होगी, है ना, यानी कि बी की घटित होने की प्रायिकता जब ए हो चुकी होगी तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पी बी ही रहेगा। तो इस केस में हम कहते थे, फिर इस फॉर्मूले को, इस जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को कि ए इंटरसेक्शन बी, घटना ए और बी के घटित होने की प्रायिकता जो होगी वो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र घटनाओं का केस है। जरा गर्मी लग रही, पंखा थोड़ा चला दें यार, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों को करना क्या है बच्चों, सीधी सीधी बात है, यही फॉर्मूला आपको लगा देना है क्वेश्चन के अंदर, चूंकि उसने खुद ही दिया है। देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, आप देखना चाहो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने दिया है 3/5 है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/5 है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि ये 3/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे हजारों क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। क्लियर है आप लोगों को बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर? क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। बहुत सरल सरल सवाल हैं आपके इस एक्सरसाइज के। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि 52 ताश के 52 पत्ते हैं, 52 ताश के पत्ते जो होते हैं, जो आपके आसपास गलियों में दिखाई देता हो कोई खेलता हो, वो वाले। अब उनको आज तक आप बहुत बुरा मान के चले हो, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उनका भी यूज है भाई। 52 ताश के पत्तों की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, क्या पता उस इसमें से पत्तों वाला ही सवाल आ जाए, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कह रहा 52 ताश के पत्तों की एक गट्टी से यादृच्छा यानी कि रैंडम बिना प्रतिस्थापित किए, इसका मतलब है बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है कि हम लोग जो पत्ता निकालेंगे ना उसको वापस नहीं रखना है उसमें, ठीक है ना। बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, ठीक है, 2 पत्ते निकालने हैं एक के बाद एक। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, हमने इस तरीके के एग्जाम्पल करे हैं आपको। देखो आप एक काम करो, पहले ये समझ लो, जो 52 ताश के पत्ते हैं इनका क्लासिफिकेशन समझ लो, मैंने बताया भी था आप लोगों को।
बेसिकली इनमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा बहुत तेजी से, क्योंकि मैंने 11th में अच्छे से बताया था। ये 13 पत्ते होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? 13 पत्ते। पहला पत्ता इक्का, जिसको ए कहते हैं, फिर दुग्गी, 3, 4, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नोगी, दसी, है ना। फिर आपका नीचे आता है गुलाम, गुलाम को जे से लिखते हैं। फिर रानी आती है, क्वीन, और फिर लास्ट में आता है आपका किंग। किंग नीचे आ रहा है, दिख रहा है सबको? किंग, किंग सबको दिख रहा है बच्चों? ठीक है। और इन 13 पत्तों की भी 4 कैटेगरी होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? 4 कैटेगरी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना। जैसे जिस पत्ते पर ऐसी आकृति बनी हो और इसमें लाल रंग हो, कैसा रंग हो? लाल रंग, तो उस पत्ते को कहते हैं पान का पत्ता। इसको कहते हैं पान। क्या कहते हैं बच्चों? ये पान का पत्ता है। तो ध्यान रहे, तो ध्यान रहे, ऊपर लिखता हूं मैं, ऊपर लिखता हूं यहां पर। इस तरीके की अगर आकृति बनी हुई है ना, उल्टी भी हो सकती है ये, और ये लाल कलर वाला हो, कैसा हो? लाल रंग वाला, तो इस तरीके की चीज को हम लोग कहते हैं बेटे पान का पत्ता है। अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट का ये पत्ता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्लियरली। इस हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए बच्चों। ये जो बॉक्स बन रहे हैं ना, ये पत्ते ही हैं, समझ लो। ये जो बॉक्स बन रहे हैं बच्चों, ये पत्ते ही हैं, इनको आप समझ लो अच्छे से। ठीक है। ये जो बॉक्स बन रहे हैं ना, जैसे ये भी एक पत्ता है, ये भी पत्ता है, ये भी एक पत्ता है, तो ये जो पत्ता हो गया, किसका हो गया? ये इक्का हो गया। किसका? पान का इक्का। ये हो जाएगा पान का इक्का। इक्का पान का, ये पान का इक्का हो जाएगा। ठीक है। फिर आपके सामने एक और पत्ता होता है जिस पर एक ऐसी आकृति बनी होती है, शायद मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, हाँ कुछ ऐसी आकृति होती है, यूं करके, और ये बिल्कुल ब्लैक होती है। ये होती है आपकी ब्लैक, ये होती है काले कलर का होता है ये। और ये काले कलर का जो पत्ता होता है, इसको कहते हैं बेटे हिंदी में चीड़ी का पत्ता कहते हैं इसको। कैसे बात है? चीड़ी। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लब का पत्ता, है ना। फिर हमारे पास दूसरा जो आता है बच्चों, उस पर भी कुछ ऐसी आकृति बनी होती है, 5 से का निशान होता है, शायद हल्का सा डंडी भी निकली होती है ऐसी, है ना आपके पास में, लेकिन ये काला होता है। ये क्या होता है बच्चों? पहले मैं बताऊंगा, इसको लास्ट में। एक ऐसी सामंत चतुर्भुज जैसी ईंट जैसी आकृति होती है, जो कि पूरी रेड होती है। ये लाल आकृति का पत्ता होता है, ये आकृति बनी होती है। आप देख लेना एक बार पत्ते लेकर के ना, एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना। ठीक है। और इन पत्तों का जो नाम होता है बच्चों, इन पत्तों को हम कहते हैं, ये ईंट का पत्ता है। किसका है? ईंट का। ठीक है ना, ईंट। ये लाल होता है, ध्यान रखना, मैं कलर लिखता जा रहा हूं। फिर लास्ट वाला होता है बच्चों आपके सामने, एक हार्ट जैसी आकृति बनी होती है ना, जैसे ये है, लेकिन उसमें हल्की सी एक डंडी सी निकली रहेगी, है ना, इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा काला होता है। क्या होता है बच्चों? ये काला होता है, काला पत्ता होता है ये, है ना। ये मतलब ये जो सिंबल बना है, ये काला बना होता है। ठीक है ना, आपके सामने। और इस पत्ते को हम लोग बच्चों कहते हैं, इस पत्ते का नाम होता है हुक्म। क्या होता है? हुक्म। तो ये कैटेगरी होती है पत्तों की। मैंने 11th में बहुत अच्छे से समझाया था आपको। तो अगर ये पूछे कोई, ये पत्ता कौन सा भाई, ये पत्ता बताओगे सर ये पंजी है। किसकी? चीड़ी की पंजी है। समझ में आ रही बात? तो ये पत्ते ही पड़े हैं। मैंने आपको बता दिया कि 4 कैटेगरी के पत्ते होते हैं, और हर एक कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। किसी से मांग लो, अपने आसपास कोई होगा ताश के पत्तों की गट्टी हो, उसमें देख लो, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। या किसी से जानकारी लो, घर में कोई पत्तों की जानकारी रखता हो तो उसको पूछ लो कि कौन सा पत्ता कैसा है। अब हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 52 ताश के पत्ते जो कि सामने पड़े हैं, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। ठीक है। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यानी कहने की बात यह है कि हम इसमें 2 घटना लिखते हैं। इवेंट ई को मैंने कहा, पहला जो पत्ता है, पत्ता काला होना। आप कैलकुलेट करके देखो उसके अंदर कितने काले पत्ते होंगे। मैं भी आपके सामने आता हूं। एफ दूसरी घटना लिखता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं दूसरा पत्ता काला होना। बेसिकली हमें निकालना क्या है कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। क्यों? जब पहला पत्ता और दूसरा पत्ता दोनों निकल रहे हैं ना, पहला और दूसरा, पहले पत्ता क्या है हमारे पास में? ई, घटना ई है हमारे पास, जो पहले पत्ता काला होने की बात कर रही। एफ एक घटना है जो हमें दूसरे पत्ते को काला होने की बात कर रही है।
पहला पत्ता और दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता में निकालनी है, जिसको सिंपली हम लोग निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, लेकिन जब ई हो चुकी होगी पहले से। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे प्यारे बच्चों। अब मैं यहां निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है पहला पत्ते के काले होने की क्या संभावना है। तो पहला पत्ते काले होने की संभावना कितनी है? सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, जो कुल पत्ते होते हैं बटे में आ जाएंगे। और आप देखिए कि इसके अंदर कितने काले पत्ते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनो, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। एक ये पूरी लाइन काले की होगी, ये पूरी लाइन काले पत्तों की होगी क्योंकि काला है, और ये पूरी लाइन काले पत्तों की होगी। टोटल पत्ते 13, 13 दूनी 26, क्योंकि 2 लाइन है ना, 26 पत्ते इसमें ब्लैक होंगे। और इस बात को दिमाग में रख लो, 52 तांस के पत्तों के अंदर बेटे 26 तो रेड होते हैं यानी कि लाल, और 26 ही आपके ब्लैक होते हैं। भाई इतनी सी, और कोई कलर होता ही नहीं है। बस ये है कि आपको इस चार्ट से जो मैंने बताया है इससे ये समझ में आ जाएगा कौन सा पत्ता, पान का, चिड़ी का, ईंट का, ये सब पत्ते आपको पता चल जाएंगे किस कलर के होंगे। तो जब हमें पता है कि काला पत्ता कितने होंगे इसके अंदर, 26 होंगे, तो 26 बटे 52 हमारे पास में प्रोबेबिलिटी यानी कि, और 26 ही कम 26, 26 दूनी 52, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहले पत्ते के काले होने की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, एफ नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है प्रायिकता घटना एफ घटित होगी, लेकिन जब ई पहले से घटित हो चुकी है, क्योंकि हमें कहा गया पत्ता प्रतिस्थापित नहीं करना है। तो जो पत्ता निकाल लिया वो साइड में रख दो। तो अब मेरे भाई बचाओ, अब टोटल पत्ते कितने बचे? 52 में से एक निकल गया, 51 बचे। और चूंकि पहला पत्ता काला था, दूसरा भी काला ही निकालना है। बात समझ रहे हो? टोटल हमारे पास 26 पत्ते काले थे, तो एक बाहर निकाल लिया तो बचे 25। क्लियर है? तो बस हो गया काम। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करनी है, और इसमें रख दो आप 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 25/51, कैलकुलेट कर लो 25 बटे 110 आई थिंक, है ना, 102। ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जितनी भी आप कैलकुलेट करोगे, आंसर चेक करते रहे पीछे की तरफ, ठीक है ना। 25 बटे 102 क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है आप लोगों का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके बेटे नोट करते रहें। आप ये मत कहना फिर कि सर फटाफट से रफ कर दिया, क्योंकि पर्याप्त समय मिलता है, आप लोग पॉज कर लें और नोट कर लें। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा लंबा लिखा है लेकिन है हल्का बहुत क्वेश्चन। वो कह रहा है संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसके 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकालकर किया जाता है। इस लाइन को समझाता हूं। एक संतरे की पेटी आई, संतरे की एक पेटी जैसे मंडी से आती है, तो उसका निरीक्षण करना है, चेक करनी है कि वो पेटी कैसी है। और उसको चेक करने का तरीका क्या है, उसमें से हम लोग एक के बाद 3 संतरे निकालते हैं। मतलब जो संतरा निकाला उसको निकाल के साइड में रख दिया, देखा उसको, ठीक है। ये बात वो कहना चाह रहा है। यदि तीनों संतरे निकाले गए, यहां से पढ़ रहा हूं, यदि तीनों संतरे निकाले गए अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। जब हम 3 संतरे उसमें से निकालेंगे एक एक करके, अगर तीनों अच्छे संतरे निकल के सामने आ गए तो फिर कहेंगे भैया ये पेटी बिल्कुल ठीक है, ओके है, इसको जाओ और बेच दो। बिक्री के लिए स्वीकृति का मतलब उसको परमिशन मिल गई कि जाओ मार्केट में बेच दो उसको, ठीक है। उसके बाद में कह रहा अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, यानी कि अगर उनमें से एक भी गड़बड़ निकला, 3 में से जो 3 संतरे हम निकाल रहे हैं उनमें से एक भी गड़बड़ निकला, तो फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भाई आपको मार्केट में नहीं बेच सकते इसको। एक डिब्बा जिसके 15 संतरे हैं, और डिब्बे की हालत क्या है, एक डिब्बा है जिसके अंदर 15 संतरे हैं, जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं। सबसे पहली बात तो गलत यही है, व्यवहारिक बात नहीं है, ये चेक करने का तरीका ही गलत है ना। मैं जैसे सोच पा रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा है कि 3 खराब, कोई पेटी खरीदेगा उसको बेचारे को 3 तो खराब मिलने ही मिलने हैं, वो गलत बात है, सारे अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन प्रायिकता का सवाल कैसे बनेगा अगर सारे अच्छे होंगे तो उसने कहा है कि हमारे पास एक डब्बा है, मैं यहां से बात कर लेता हूँ शुरू। ये डब्बा हो गया, ठीक है ना, ये पेटी है। इस पेटी के अंदर, पेटी घनाभ टाइप की होगी ऐसी, है ना, डब्बा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। आपके सामने मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, ठीक है, आपके सामने मैंने इसको कुछ ऐसा बना दिया है बच्चों।
इसके अंदर आप अगर देख पाए तो 15 तो अच्छे हैं। 15 कैसे हैं? अच्छे नहीं, टोटल 15 है, जिनमें से 12 तो बच्चों अच्छे संतरे हैं, है ना, और बेटे 3 जो है वो खराब संतरे हैं। और चेक करने वाला क्या कर रहा? प्रायिकता का खूब इस्तेमाल कर रहा, 3 संतरे निकालेगा एक एक करके, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं उसमें, मैं इवेंट ई कह लेता हूं कि पहला संतरा हम लोगों को इसकी अच्छी बिक्री के लिए स्वीकृति चाहिए ना, इसका मतलब संतरा कैसा निकलना चाहिए? अच्छा निकलना चाहिए। तो इवेंट ई, घटना ई को मैं कह रहा हूं कि घटना ई क्या है? जब पहला संतरा निकाला, पहला संतरा अच्छा होना, ये इवेंट ए है। जब पहला संतरा निकाला हमने तो वो अच्छा होना, उस घटना को मैंने ई कह दिया। फिर एफ कह दी मैंने बच्चा कि जब दूसरा संतरा निकालेंगे, दूसरा संतरा अच्छा होना, ये एफ हो गई। एक घटना और लिख लो जी, क्योंकि 3 संतरे निकालने हैं तो हम लोगों को तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसे कह देंगे तीसरा संतरा अच्छा होना। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता निकालूंगा। अच्छे कितने हैं बच्चों? 12 हैं, तो 12 तो ऊपर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं? 15 हैं। छोड़ दो, अभी कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। फिर बच्चों में निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं निकालूंगा अब घटना एफ की प्रायिकता। लेकिन हमें पता है, उसने खुद ही कहा है कि भैया बिना प्रतिस्थापित किए, देयर इज ए सेंटेंस, यहां पे एक वर्ड लिखा है बिना प्रतिस्थापित किए। इसका मतलब है कि घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। तो अब सुनो मेरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ यानी कि दूसरे संतरे का अच्छा होना की प्रायिकता जब पहला संतरा अच्छा हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? क्योंकि एक संतरा निकाल चुके हैं तो नीचे तो 14, टोटल संतरों में से एक संतरा निकल गया तो 14 बचेंगे। एक अच्छा संतरा ऊपर निकाला जा चुका है तो यहां पर बचेगा 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास में कितनी बच्चों? 11/14। फिर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी जब ई और एफ हो चुकी होंगी, है ना, ई और एफ हो चुकी होंगे, काम यही है। आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से नहीं देखा होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने 3 घटनाओं को एक साथ अगर घटित हो रही हैं और उनकी प्रायिकता कैसे गुणन नियम से निकालते हैं, इस बारे में खूब चर्चा करी थी मैंने, ठीक है ना। तो इस बात को समझे कि घटना जी की प्रायिकता यानी कि तीसरा संतरा अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? जब पहला और दूसरा संतरा मतलब निकाला जा चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, अब संतरे बचेंगे 13, है ना। अब संतरे बचेंगे बच्चों 13 और आपको पता है ऊपर भी एक संतरा कम, तो 10/13 आ जाएगा। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, है ना। पहला संतरा और इंटरसेक्शन का मतलब मैं बहुत बार समझा चुका हूं, और होता है, क्या होता है? और पहला संतरा और दूसरा संतरा और तीसरा संतरा अच्छे होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जब ई और एफ हो चुकी है। इस बात को समझो, सिर्फ वैल्यू रखनी है बेटो, 12/15 मल्टीप्लाइड बाय 11/14 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10/13। इसको आप कैलकुलेट करना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस आंसर को गलत निकाल दे। क्लियर होगी? आप लोगों को समझ में आई है बात? आप लोगों को समझ में आई बेटे, ठीक है ना। 12, 11 और 10 नीचे 14, ये जो भी आएगा वो कर लेना अपने आप से। चलो मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट करो फटाफट। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लिख करके आता हूं बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। कह रहे कि एक न्याय है, इसका मतलब है कि एक ऐसा सिक्का है जिस पर कोई रोंडी की संभावना नहीं है, मतलब बेईमानी की संभावना नहीं है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा भी वही होता है जिस पर कोई रोंडे की, कोई बेईमानी की संभावना नहीं है, सब फेयर है, यानी कि फेयर, ये भी फेयर है और पासा भी फेयर है। ये उछाले जाते हैं, दोनों उछाले जाते हैं, ठीक है ना, एक तरफ कॉइन एक तरफ सिक्का, ठीक है। सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, मान ले घटना ए, ये घटना जो है हमारी ए है,
घटना ए जो है वो सिक्के पर चित प्रकट होता है और घटना बी जो है पासे पर 3 प्रकट होता है ना, होता है। तो निरूपित करते हैं निरीक्षण के द्वारा घटना ए और घटना बी स्वतंत्र है या नहीं, इस बारे में बात करनी है। स्वतंत्र होंगे तो ये कंडीशन होगी कि ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों है, बहुत बारी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, मान के चलिए मेरे पास में यह सिक्का है और इस सिक्के के लिए जो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी बच्चों वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज कर लो कि कोई डाइज है, कोई हमारे पास डाइज का मतलब समझते हो ना, हमारे पास कोई गिट्टा है, ठीक है। आपके सामने थोड़ा सा क्लियर, आप लोग थोड़ा अच्छा बना लेना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी S2 वो बनेगी या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या बस ये तो आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घटना जो ए है बच्चों, ए के अंदर, ठीक है ना, घटना ए जो है, ए के अंदर हमें ये कहा गया है कि सिक्के पर चित प्रकट होना होता है। तो भैया चित का मतलब होता है हेड, चित का मतलब क्या होता है, हेड, चित का मतलब होता है हेड। तो सिक्के पर हेड प्रकट होने की संभावना क्या है, देखो सिक्के पर हेड प्रकट हो गया तो सपोज कर लो, क्योंकि ये उछाला, इससे तो केवल एक ही रिजल्ट देना हमें कि हेड आएगा, लेकिन इधर से तो कुछ भी आ सकता है। तो इवेंट ए के अंदर क्या क्या बच्चे वो बातें होंगी, हेड 1 आ जाए, हेड और 2 आ जाए, हेड और 3 आ जाए, हेड और 4 आ जाए और हेड और 5 आ जाए, हेड और 6 आ जाए। कहने के बाद ये हो गया इवेंट ए हमारे पास बच्चों, ये क्या हो गई, इवेंट ए। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो आप फटाफट, कितनी होगी। पहले आप बात सुनो, जब इन घटनाओं को साथ में हम लोग करेंगे, है ना, तो इनकी जो इकट्ठी प्रतिदर्श समष्टि होगी यानी कि ओवरऑल, तो उसको मैं लिख देता हूं, एक सिक्के, इसको एक्चुअली कहाँ लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है यहाँ पे, एक सिक्के तथा पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि है ना, सैंपल स्पेस जो होगी वो S क्या होगी, S बेसिकली होगी आपके सामने, S होगी S1 मल्टीप्लाइड बाय S2। मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस, आपने वो पढ़ी थी समुच्चय के अंदर 11th के अंदर कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जिसके अंदर ये कर्वी द्विगुण टाइप के एलिमेंट आएंगे, जैसे आप इनकी गुणा करो H1 H2 H3 H4 है ना, ऐसे तो आएगा H5 H6, फिर आ जाएगा T1, T2 T3 T4, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है बच्चों। तो वैसे इसके एलिमेंट्स बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलिए। तो T5 एंड T6 आप देखोगे सर इसके अंदर कितने एलिमेंट बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में S के अंदर कितने 12 आ जाएंगे, है ना। वो यहां से भी देख सकते थे, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 6, 2 6 12, ये और ये, क्योंकि ये दोनों है ना, सिक्का, ये हमारा सिक्का है और ये पासा है ना। सिक्के और पासे को जब हम इकट्ठे फेंकते हैं, ये काम 2 तरीके से हो रहा है, ये काम 6 तरीकों से हो रहा है, तो दोनों काम कितने तरीके से होंगे, टोटल 12 तरीकों से होंगे और 12 तरीके आपके सामने लिखे भी हैं। तो क्लियरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अपॉन 12 देयर इज 1/2। अब आप निकालो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकालिए आप पहले, है ना, क्योंकि ये रिजल्ट प्रूव करना ना मुझे, तो ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए पहले बी तो लिखो, सेट बी क्या कह रहा है, पासे पर 3 प्राप्त होता है। तो आप इसमें से देखो पासे पर 3 कहां प्राप्त हो रहा, पासे पर 3 तो बेटा एक ही जगह प्राप्त हो रहा, एक ही इवेंट है, यानी कि जब आपके पास में नहीं 2 होंगी, जब हेड आएगा जब 3 हो जाएगा और जब टेल आएगा जब भी 3 आ सकता है, ये 2 एलिमेंट्स होंगे।
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगी बच्चों 1 2 2 बटे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं 12 हैं, तो आ जाएगा 1/6। अब हमने ये चीजें निकाल ली हैं। अब एक चीज और चाहिए मेरे को, आप ये वाली चीज करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपको ये भी चाहिएगी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या निकालो बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सिस्टम से लिख लेना, मैंने थोड़ा बिखेर दिया क्वेश्चन, कुछ इधर कुछ उधर। इंटरसेक्शन के अंदर आपको पता है 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, लुक एट देयर, इसमें और इसमें दोनों एक ही एलिमेंट होगा, H,3 ही आएगा, H,3, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जब घटना ए और बी हो रही हो, यानी कि सिक्के पर 3 भी आए, है ना, सिक्के पर 3 ही, सिक्के पर हेड भी आए और पांसे पर 3 भी आए, तो एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है हेड और 3 वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा 1/12। अब एक बात सुनो, अब उठाओ, आप निकालो ये देखना ना मेरे को, तो देखो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो ये आपको पता 1/12 है, ये आपको पता 1/, अभी निकाला आप लोगों ने, देखो 2 निकाला इंटू ये कितना निकाला बच्चों 1/6 निकाला है। तो आप क्लियरली देख लोगे 1/12 इज इक्वल टू 1/12। हाँ, तो ये कह देंगे, आप लाइन लिख देंगे, बिल्कुल ये दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग पॉज करिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, एक पासा जो आपके सामने होता है उस पर 6 अंक लिखे होते हैं, इतना पता है सब लोगों को। तो थोड़ी सी कलाकारी उन्होंने कर दी है कि 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है, ठीक है, 4 5 6 जो है वो हरे रंग से लिखा गया है, ठीक है, और इस पासे को उछाला गया, ठीक है, सही है। मान लें जो इवेंट ए है, घटना ए जो है वो सम संख्या की बात करती है, कि सम संख्या अगर आती है तो उसका मतलब घटना ए घटित हो रही है, और घटना बी जो है संख्या लाल रंग, है ना, संख्या लाल रंग में लिखी गई है, ये बात बताती है। तो हमें ये बतानी कि क्या ए और बी घटना स्वतंत्र है या नहीं है। स्वतंत्र होने का फिर वही केस कि हम लोग को प्रूव करना कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है ना। तो पहले ये क्लियर देख लो कि ए क्या होगी, है ना। तो जब इस क्वेश्चन को मैं हल करने जाऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या है, ए है जब सम संख्या आती है। सम संख्या आने का केस या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। और जो हमारा बी है, इवेंट बी है, बी के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, जो लाल रंग की संख्या है, और लाल रंग की संख्या कौन सी है बच्चों 1 2 3, 1 2 3। तो अब यहां से एक बात सुन लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों में कॉमन चीज क्या है, आपको दिख रहा है 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगी बच्चों 1 अपॉन, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और इसकी सैंपल स्पेस जो बनने वाली है आपको पता है, सैंपल स्पेस के अंदर या तो 1 2 3 4 एंड 5 और 6, जब 5 उछाला जाएगा तो यही सैंपल स्पेस होगी। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 2 बटे नहीं, एक ही लिमिट 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी सर 1 2 3 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी सर 1 2 3 3 अपॉन 6, इसका मतलब 1/2। चेक कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है या नहीं है। इसकी वैल्यू मैंने 1/6 निकाली, और बच्चों इसकी वैल्यू निकाली 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/4, जो कि गलत बात है, नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है। ये कंडीशन वेरीफाई हो ही नहीं रही है, कौन सी वाली, ये वाली। तो आप कह देंगे साफ साफ ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस इज व्हाट 5 था, तो हम लोग 6 की बात करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं 7th। कहोगे 6 कहाँ गायब हो गया सर? अरे 6 में कुछ है ही नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोगों को फर्स्ट क्या 6 में हमें सीधा सीधा परस्पर स्वतंत्र घटनाएं देखनी है या नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्र घटना वाले 3-4 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उसी हिसाब से करना है। तो आप लोग खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, ध्यान से देखेंगे।
वो कह रहा है ए और बी हमें दो घटनाएं, ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/2 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देंगे ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, है ना। अभी वैसे इसका इतना हम डीपली नहीं जाएंगे, अभी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है इतना, आप सोचोगे सर ये देना चाहिए था उसको, लेकिन भाई इसको भी निकाला जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बताएंगे आपको। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटना बी की घटित होने की प्रायिकता पी है, तो पी का मान बताना, जबकि दो केस दिए हैं। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, तो अपवर्जी के लिए एक बात ध्यान रखें, जो अपवर्जी घटनाएं हो, यदि इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, यदि ए तथा बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में कहते हैं, ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब एक बात ध्यान रखनी है आपको, दिमाग में डाल लो कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बच्चों, वो हमेशा ही फाई होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं होता है। तो यहां से आप करोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालोगे तो फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इस बात को चाहे तो नोट बना के लिख लो या कहीं भी कुछ भी बना के लिख लो, ये अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, ठीक है ना, तब ये हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह के बारे में हमने ना 11th में बात करी थी बहुत डिटेल से। यहां तो बस मान के चलो कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा और इनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, इन दोनों की एक साथ होने की, ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमें जो दिया गया है उस रिजल्ट का यूज करेंगे। सबसे पहली बात, एक रिजल्ट हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमने पहली एक्सरसाइज में बताया था, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2/5, इसकी वैल्यू दी गई है 1/2, इसकी वैल्यू दी गई है बच्चों p माइनस, ये हमें पता है 0, हमने ऊपर से देख लिया है, इसको धर ले आएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी सर 2/5 में से आप 1/2 घटा दो, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा आपका 10 और 4, ठीक है ना, 4, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, माइनस में प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी भाई, मैं क्या कर रहा हूँ भैया, 3/2 है, ये जो वैल्यू है बच्चों क्वेश्चन में हमने गलत लिख दिया है शायद कुछ। क्वेश्चन नंबर ए यूनियन बी जो है वो 3 है बच्चों, यहाँ मैं सोच तो रहा हूँ ऐसा माइनस में कैसे आ जाएगी, तो यहाँ पे 3/5 है बच्चों, 3/5, ठीक है ना। तो अब एलसीएम लेंगे तो 6 - 5, इसका मतलब 1/10 आ जाएगी वैल्यू, पी की वैल्यू इस केस में 1/10 आ जाएगी, पहले केस में बच्चों 1/10 वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है स्वतंत्र घटना होगी तो प्रॉपर्टी के ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बच्चों वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। इस केस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इंटरसेक्शन का केस अभी पता नहीं है ना, इंटरसेक्शन हमें पता नहीं है कितना है, तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन वाला केस निकाल सकते हो, ठीक है। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इंटरसेक्शन तो कुछ ना कुछ इनमें होता ही है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक बात ध्यान से सुने। अभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा विचार करेंगे आप। अगर मैं P मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू निकालना, इसकी तो वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसको धर बाकी को धर, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं ना मैं, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 1/2, इसकी वैल्यू है आपकी p, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, ये स्मॉल p है, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, यूनियन की वैल्यू उसने कितनी दी है 3/5, और ये हमें दिया है 1/2, और बच्चों ये दिया है आपको p, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2, 3, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ या फिर एक काम कर लूँ 1/2 माइनस 3/5 तो उधर ही रख लो, है ना, और आप p/2 माइनस p यहाँ कर लो, तो आप देखोगे यहाँ पर 5 - 6/5 बराबर p - 2p/2, ठीक है।
तो यह आ जाएगा -1/5 इज इक्वल टू माइनस के p/2, p से p p की वैल्यू आ जाएगी सर 2/5 है ना। इस केस में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2/5, 2/5 आएगी 1/5 आएगी क्योंकि यहाँ पर एलसीएम कितना आया होगा 10 आया होगा ना, यहाँ पे एलसीएम 10 आया होगा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 10, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आपकी 1/5 आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8 देख लें, 8 की यही बातचीत अगर हो जाएगी तो छोड़ देंगे इसको, नहीं 8 में काम है, 8 वैसे किया जा सकता है लेकिन चलो नहीं कर रहे हो तो मैं करा देता हूँ, टेंशन ना लो। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, फोकस सही है हमारा, हाँ ठीक है। तो उसने कहा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, बहुत बड़ी बात उसने शुरू में ही कह दी है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो जब मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो पहली बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। ये रिजल्ट आपके साथ है। फिर हम लोगों को कहा गया है सर फर्स्ट पार्ट के अंदर इनकी वैल्यूज भी दे दी हैं उसने, है ना, वैल्यूज भी दे दी हैं। तो उसने कहा है कि सर वैल्यू निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रखिए जरा, कितनी है 0.3, इसकी वैल्यू रखिए 0.4, कैलकुलेट कर लो 0.12 मुझे लग रहा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.12 आंसर, पहले का आंसर आ गया। कोई खेल नहीं है, बहुत सीधा और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ झोल नहीं है। दूसरे ने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू रखिए जरा, इसकी वैल्यू 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो बच्चों 0.7 माइनस 0.12, तो 0.7 में से 70 में से 0.12 माइनस करो, दिस इज 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, 0.58, तो आंसर आ जाएगा 0.58। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बच्चों आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब बी हो चुकी है। मेरे भाई उसने खुद ही कहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब ए के होने से सॉरी बी के होने से ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, इसकी वैल्यू ए के बराबर ही होगी, या दूसरे शब्दों में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी, है ना। इसका मतलब क्या है सर, हमें ये दिया गया है रिजल्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी कट गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी है 0.3। ऐसे ही हमें जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी जब ए पहले से हो चुकी है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी के ही बराबर होगा जैसे हमने ऊपर वाला किया है, और बी कितनी है 0.4 है, तो आप आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लिखे हैं तो मैं एनसीईआरटी किताब का डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। आप लोग अपने पास एनसीईआरटी वाली बच्चों बुक रख लें। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे हैं तो मैं उनको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा यार, क्योंकि मैं फिर होता क्या है कि मैं लेक्चर को पॉज करता हूँ फिर वापस आपको सॉल्व करता हूँ, तो ये थोड़ी सी बात है। तो 9th के अंदर क्या उसने कहा है, वो कह रहा है कि अगर दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, जहां उसने कहा है दो घटनाएं दी गई हैं ए और बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है बच्चों वो 1/2 दी गई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बच्चों बी है वो दी गई है, सर किताबें उठा लो, 1/2। और साथ में एक चीज और उसने दे दी मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दी मेरे को, कितनी 1/8। ठीक है ना। तब मुझे निकालना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, मैं भी इसको सही लिखूंगा, ए नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी बी नहीं, ये मेरे को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन ये है,
ये दिया गया है आपके सामने, ये निकालना है। पहले देखो ध्यान से सुनो, जो निकालना उसको पकड़ो। हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं की निकालनी है। इसका सही मतलब पता है क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, ए नहीं का मतलब है ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है ना। ए डैश का मतलब, ए का मतलब तो घटना घटित हुई है और ए डैश का मतलब घटना घटित नहीं हुई है, इसलिए नहीं लिखा है उसने, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं और के लिए बच्चों हम लोग इंटरसेक्शन यूज कर लेंगे, और बी नहीं के मतलब बी डैश, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मुझे क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? आप लोगों को इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। तो एक हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। एक हमने रिजल्ट पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था। पहले ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। पहले ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें याद करना है, याद करना है। पहले हमें एक बात देख लेते हैं कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, नहीं है ना। अब देखो, चूंकि एक बात देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर दिख रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू दे रखी 1/8, ठीक है। क्या दे रखी है बच्चों, 1/8, ठीक है। ये वाला 4 दिया गया है बच्चों, ये कितना दिया है 4, 1/8 दिया गया है ये इंटरसेक्शन वाला, और ये 1/4 है इंटू 1/2 है। तो आप ध्यान से देखो, 1/8 इज इक्वल टू 1/8 हो गया। हम लोग लिख देंगे अतः जो घटनाएं हैं, घटनाएं ए तथा बी परस्पर या परस्पर नहीं स्वतंत्र हैं। खाली क्या लिखेंगे, स्वतंत्र हैं। भाई स्वतंत्र वाली कंडीशन फॉलो कर ली ना इसने। ये कंडीशन किसकी है, स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन यही होती है। अगर हमने एक एग्जाम्पल किया था, अगर नहीं हमने एक एग्जाम्पल किया था क्या एग्जाम्पल किया था बच्चों, कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। नहीं देखो, चूंकि हम जानते हैं, ये बात ध्यान से सुनना, कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब ये बात क्लियर है, ए डैश तथा बी डैश, ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। इस रिजल्ट को मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि भाई हो सकता है मैं भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, नहीं सही कह रहा हूं मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैंने ये प्रूव भी कराया था। यानी कि अगर किसी घटना के घटित होने की घटनाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र हैं, अगर दो घटनाएं हमारे पास में हो रही हैं और स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, तो अगर वो घटनाएं ना भी हो तब भी वो आपस में स्वतंत्र ही रहेंगी। इसका मतलब ये रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यही तो प्रॉपर्टी लगेगी। अब मेरे भाई पहले ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकाली, वो बराबर किसके होगा, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही तो होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो अगर हमें किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो उसे 1 में से माइनस हम लोग कर देते हैं, बहुत छोटी सी क्लास की बात है। तो अगर हमें ए डैश निकालना है तो 1 माइनस ए करना पड़ेगा, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4 गिवन है, तो ये 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज व्हाट 3/4 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हम लोग निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मेनली तो यही निकालना ना मेरे को, देखो यही तो निकालना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बच्चों आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, तो यहाँ 1/2 भरेंगे तो सर 1/2 ही आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाएगी 1/2। अतः आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, है ना, आप ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश
तो हम लोगों को मिलेगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो सर 3/8 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियरली 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों 11वें क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? 11वें पे नहीं, ठीक है ना, 11वें पे नहीं। हमने कौन सा क्वेश्चन करा ये अभी? ये हमने करा 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान दो 10वें सवाल पे बच्चों, थोड़ा सा 10वें सवाल पे ध्यान दो। कह रहा मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा। किताबें देख ले बच्चों, किताबें एनसीईआरटी की 13.2 की एक्सरसाइज का 10वां सवाल। उस क्वेश्चन में भी यही काम करवाना चाह रहा है मेरे से वो, इस क्वेश्चन में भी सेम काम करवाना चाह रहा है। तो 10वां क्वेश्चन आप खुद से करेंगे बेटा। 10वें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम लोग कर सकते हो, बहुत आराम से। अगर आपने देखो इसके अंदर क्या है, केवल इसमें हमें क्या दिया गया था, ये दे दिया गया था। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, इसकी हेल्प से हमने ए और बी को स्वतंत्र देख लिया। लेकिन अब 10वें सवाल में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये तो दे दिया उसने। इसका मतलब हमारा तो इतना काम कम ही हो गया ये। तो उसने स्वतंत्र घटनाएं पहले कह दिया, तो आप सीधा यहां से शुरू करो क्वेश्चन, है ना। स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी, तो हम जानते हैं कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। देन प्रोसीड लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है। 11वें सवाल पे चलते हैं, और 11वें सवाल में थोड़ा सा आपका दिमागी काम बढ़ेगा। अच्छा सवाल है, पेपर में भी आता है, अच्छा सवाल है, और बच्चों पेपर में भी अच्छे से आता है ये। तो 11वें सवाल को मैं लिख देता हूं, एक बार सुनो मेरी बात। उसने कहा है कि ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी कैसी हैं बच्चों? स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। और जहां पर उसने कुछ कंडीशन दी गई है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये 0.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है बच्चों वो हमारे पास है 0.6। तो कुछ वैल्यूज निकालनी है। नंबर 1 हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं निकालना है। फिर हमें तीसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी निकालना है। और नंबर 4 बच्चों निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में कोई नहीं, है ना, कोई नहीं का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब पहले तो समझें, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं अभी सॉल्व करना शुरू नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से हल शुरू करूंगा तो सबसे पहले हमें एक बात आ जाएगी समझ में, हमें दिया है ए बी स्वतंत्र घटनाएं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रिजल्ट हमें पता है ऑलरेडी, है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, साथ में जो दिया वो भी लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है बच्चों कितना 0.3, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है बच्चों 0.6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना, जो कि बहुत इजीली निकल जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रायिकता किसकी, ए तो हो और की जगह इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश। और इसका मतलब है ए या बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या की जगह लगाएंगे यूनियन और बी। और बच्चों इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई नहीं, इसका मतलब है ना तो ए होती और ना बी होती। ठीक है ना। ये तो चीजें निकालनी है हम लोगों को बेटे, यही तो निकालनी है ना। क्लियर है आप लोगों को? तो पहला रिजल्ट तो बहुत इजीली और बड़े प्यार से निकल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट पता है इस वाले रिजल्ट से,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पे वैल्यू के 0.3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.18 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ठीक है, क्लियर है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि ए और बी डैश ए और बी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है मेरे से। ठीक है ना? अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? देखो मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। आप कहोगे सर ऐसे कैसे डायरेक्ट हो जाएगा? इसका कारण लिख देंगे चूंकि, यहां लिख देंगे चूंकि यदि ए तथा बी स्वतंत्र हैं, तब बच्चों ध्यान रखना है आपको, तब ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लो। कहोगे सर ऐसे कैसे आप बता दोगे? ऐसे कैसे आप बता दोगे सर आप एग्जाम्पल उठाइए अपनी इंट्रोडक्शन, जो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। उसमें हमने कहा था कि अगर ई और एफ है ना, अगर ई और एफ, एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने पूरा कराया आपको, मैं बहुत अच्छे से दिखा सकता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, एग्जाम्पल नंबर 13 में यही बात कही थी कि अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनमें से कोई सी घटना अगर एक घटित नहीं भी हो रही है तब भी जो दो घटनाएं बनेंगी तो वो स्वतंत्र ही होंगी, और अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं तो फिर ये रिजल्ट काम में आ जाएगा, है ना? स्वतंत्र घटनाओं में तो काम में आता है ये। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश को निकाला जाएगा। सर इसका तो मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं पता। अरे इसका पता है मेरे भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर लो आप। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया भाई? इसको लिखा जा सकता है, ये मैंने पहले ही बताया चिल्ला के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता को 1 कह देते हैं। तो इस रिजल्ट से हम लोग ये यूज कर सकते हैं। वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.6, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ठीक है, यानी कि 0.12। ये आ जाएगा आपके पास में सेकेंड पार्ट का आंसर 0.12। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितना आ जाएगा आपके सामने? कितना आंसर है? 0.12 आ जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ चेक कर लेता हूं ना कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब हम लोग चलते हैं बेटे थर्ड पार्ट में, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेल्फ अपने आप से करना आप, क्योंकि आपको इसका मान पता है, इसका मान पता है, और इसका मान पीछे हम लोग निकाल के आए हैं। बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है सर? फोर्थ पार्ट अभी अभी करा है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और, है ना, और लगाया इन्होंने या लगाया बीच में? फोर्थ पार्ट में देखो और है, ठीक है। तो अगर और है तो ए डैश और बी डैश की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अरे सुनो, ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अभी एक एग्जांपल करके आए। कहोगे सर क्यों? ये तो ए डैश बी डैश स्वतंत्र घटनाएं थोड़ा ही है। अरे मेरे भाई, उसने पहले ही कह दिया है, उसने कहा, यहां लिख दो चूंकि, ब्रैकेट में बना के, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, इसीलिए ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस बात को दिखा दो उसको। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? इसका वैल्यू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए डैश बी डैश
सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है पूरी बातें, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, फिर मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन नंबर किस पे चलता हूं बच्चों, 12 पे। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के आता हूं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट करें। ये सवाल बहुत ही देखने को मिलता है बच्चों पेपर्स के अंदर, ठीक है। क्या कहा है उसमें कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, 3 बार उछाला गया है, तो कम से कम ये जो वर्ड है ना, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम वाली बात हो जाए, कम से कम कोई घटना घटित हो, कम से कम एक बार कोई घटना घटित, तो हम कहेंगे, फिर इसके लिए एक लाइन यूज करते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आगे भी शायद, और वहां पे भी मैं इस बात के बारे में बात करूंगा। तो उसने कहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से मैं हल कर रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। कम से कम एक बार की, कम से कम 2 बार 3 बार में अलग केस बनता है, लेकिन कम से कम अगर एक शब्द आता है, एक बार वाली बात होती है, तो ये काम करते हैं हमेशा। कम से कम एक बार, ठीक है ना, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसके लिए हम लोग एक ये बात ध्यान रखेंगे, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस एक भी विषम संख्या न आने की प्रायिकता। कहोगे सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? जिस भी क्वेश्चन में आपको कम से कम एक वाली बात होगी, ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 कम से कम वाली बात होगी, तो आप यही याद रखेंगे। मान के चलो हमें कोई घटना हमारे पास में ए है ना, तो अगर कम से कम एक बार ये घटना घटित होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? इस घटना ए के, मैं नोट लिखवा देता हूं, उसको काम आगे ले लेंगे, ठीक है ना, कि घटना ए के कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता जो होगी वो बराबर होगी 1 माइनस घटना ए न घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आगे भी या कहीं और भी एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और आता है कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, प्रश्न के हल करने की बताओ। प्रश्न को हल करने का मतलब, अगर एक भी बच्चे ने हल कर दिया ना तो प्रश्न हल हो जाएगा, है ना। तो वहां पे भी यही होगा कि हम 1 माइनस करके, अभी एक क्वेश्चन आएगा तब बात करते हैं, अभी सुनो। अब उसने कहा कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता को हम लिख रहे हैं 1 माइनस, जब विषम संख्या नहीं आएगी तो सीधी बात है सम संख्या आएगी, क्योंकि 2 ही टाइप की संख्याएं होती हैं, डाइस के ऊपर, पांसे के ऊपर, या सम या विषम, 3 सम 3 विषम। इसका मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। अब देखो हम बाद में बात करेंगे 3 बार उछाल की, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। यहां पे निकालता हूं मैं सम संख्या आने की प्रायिकता, आप लोग मुझे बता सकते हो कितनी होगी? आपको पता है सर, डाइस के ऊपर जो सैंपल स्पेस होती है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, एस जो होती है, जो ऊपर लिखना चाहिए था, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या फिर 6 आएगा। इसके अंदर सम कितनी है? 1 2 एंड 3, तो दिस इज व्हाट 3/6, इसका मतलब 1/2। क्लियर है?
तो लेकिन सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है हमारे पास में? 3 बार। तो लिखेंगे हम 3 बार, है ना, 3 बार सिक्का उछालने पर सम संख्या आने की ये नोट कर चुके हो आप लोग कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसको ध्यान से देखेंगे। प्रायिकता, सर पहली बार में उछालेंगे सिक्के को तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/2। और दूसरी बार उछालना है या थोड़ा ही है, मतलब एक बार उछालना है और दूसरी बार उछालना है और तीसरी बार उछालना है, मतलब उछालना है 3 बार। और आ रहा है, पहली बार भी उछालना है, दूसरी बार भी उछालना है और तीसरी बार भी। और के अंदर हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हम लोग वहां पर गुणा का यूज करते हैं। तो हम लोग यहां पे करेंगे किसी काम को अरे यार मैं समझाऊं तुम्हें, बहुत डिटेल से लिखवाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये वैसे छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, उम्मीद करता हूं। देखो पहली बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, तीसरी बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। तो टोटल प्रायिकता सम संख्या आने की 1/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी? सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना है, आप लोग इस रिजल्ट को चाहो तो 1 नंबर डाल सकते हो, ठीक है ना, इसको रिजल्ट को 1 नंबर कह सकते हो। तब इसको समीकरण कह लो, चलो समीकरण कह लो। समीकरण 1 से कम एक बार विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, कि प्रायिकता बच्चों वो कितनी होगी? 1 माइनस सम आने की प्रायिकता, इसकी वैल्यू कितनी निकाली? 1/8। तो हम क्या देखेंगे सर? 7/8 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 7/8। चलिए फटाफट से नोट करिए, मैं भी आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन लिख करके आता हूं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, और बड़ा सरल क्वेश्चन है ये, इसको मैं छोड़ने का मेरा मन बन रहा था क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिहाज से भी छोड़े जा सकते हैं। कह रहा है कि एक गेंद बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए, अरे नहीं यार ये बिना नहीं है, आप लोग करेक्शन कर लें क्योंकि अंग्रेजी किताब मेरे पास सामने ही रखी है, आंसर गड़बड़ा जाएगा, है ना। 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। प्रतिस्थापित का मतलब है जो गेंद निकाली जाएगी उसको वापस फिर रख देना है। बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब ये हो जाएगा बच्चों फिर कि फिर आपको मैं क्या कहना चाह रहा, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 किया था, जिस हमने संतुर वाला क्वेश्चन किया था, या फिर दूसरा क्वेश्चन किया था 52 ताश के पत्तों वाला, वो वाला केस बन जाएगा फिर, ठीक है ना। लेकिन ये केस जो है प्रतिस्थापित करना है, ठीक है ना, बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब तो सही बात तो है, मतलब प्रतिस्थापन नहीं करना। हाँ प्रतिस्थापित किए तो ये मान के चलो कि बॉक्स से निकाली जाती है ना, 2 गेंदें बॉक्स से निकाली जाती हैं, इतनी बात है कि वापस रख देते हैं बॉलों को। ये करेक्शन आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। बॉक्स के अंदर 10 काली 8 लाल गेंदें हैं, ठीक है, तो मेरे को निकालना है दोनों गेंद लाल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रथम काली दूसरी लाल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक काली और दूसरी लाल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान से देखो हल। मान लो इवेंट ई कह देता हूं मैं सर, गेंद का लाल होना कह देता हूं मैं, कह देता हूं लाल होना, ठीक है, और एफ को कह देता हूं मैं गेंद का काला होना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पार्ट मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों गेंद लाल हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटरसेक्शन ई निकालना है, दोनों गेंदें हमारी लाल होने की प्रोबेबिलिटी तो ये है। प्रथम काली यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली काली, काली का मतलब पहली एफ इंटरसेक्शन और दूसरी लाल ई, ये निकालना मेरे को। फिर निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें निकालना पहली एक काली और तथा दूसरी लाल। ये दोनों सेम नहीं हो गया, प्रथम काली दूसरी लाल, पहली काली होगी दूसरी ये होगी, ठीक है। फिर एक काली, नीचे की तरफ देखो, एक काली और दूसरी लाल, तो अंतर है दोनों के, आंसर तो सेम आने चाहिए। फिर नहीं, अंतर आ जाएगा। एक काली और दूसरी लाल, इसमें दोनों केस आ जाएंगे कि पहले तो सपोज कर लो कि काली आ गई, लाल आ गई, फिर हमारी लाल आ गई, प्लस अभी चलो जब इसको करेंगे तब समझाएंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे बताइए आप, पहले इसको जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब ई पहले से घटित हो चुकी हो, ये तो कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब ई पहले से घटित हो चुकी है। लेकिन ध्यान से देखो, ई का मतलब है लाल गेंद निकालनी है। कौन सी गेंद निकालनी है? लाल गेंद। अब बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो 10 तो ब्लैक है और 8 रेड है, ठीक है बच्चों। तो 8 बटे टोटल कितनी है? 18। 8 बटे 18 इंटू, क्योंकि जो गेंद निकाली जा रही है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर यानी कि वापस रख दी जाती है। तो फिर इसमें से जो गेंद निकाली उसको फिर रख दिया, तो ये तो 8 ही रहेंगे ना, तो 8/18 ही आ जाएगा। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, पहले का आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट आप लोग कर लेना, 16/81 आएगा। 16/81 आ जाएगा। फिर रही दूसरे की बात, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन की क्या बात करेंगे हम लोग, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ पहले से हो चुकी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी? एफ का मतलब है जब हम काली गेंद निकाल रहे हैं। काली कितनी है? 10 है, टोटल कितनी है? 18 मल्टीप्लाइड बाय इवेंट ई। ई का मतलब जब लाल गेंद निकलती है। लाल कितनी है? 8 है, लेकिन गेंद टोटल गेंदों पे कोई कमी नहीं आई क्योंकि हमने गेंद वापस रख दी है। गेंद हमने क्या कर दी है? वापस रख दी है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लो, 10/18, ये 20/81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/81। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले पार्ट में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने कहा कि एक काली दूसरी लाल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ई, है ना, ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली, है ना, तथा दूसरी लाल, इसका मतलब क्या है? इसमें ये कॉम्बिनेशन बन सकता है कि प्रोबेबिलिटी पहली तो हो जाए लाल, है ना, और दूसरी काली, या पहली हो जाए काली, काली की एफ है ना, और दूसरी हो जाए लाल। तो बच्चों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस करना पड़ेगा, या की जगह प्लस लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, तो ये निकाल देंगे, ठीक है ना। इसको कैसे निकालोगे? सीधी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ जब ई हो जाएगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो जाएगी। तो सर इसकी वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? हमने निकाली अभी भी। ई कितना बन जाएगा? ई का मतलब है, जब हम लोग कौन सी गेंद निकाल रहे हैं बच्चों? लाल गेंद। लाल की प्रोबेबिलिटी बनेगी 8/18 इंटू इसकी वैल्यू कितनी बनेगी एफ की, तो ये बचेगी 10/18 प्लस ये आ जाएगी हमारे पास में ई की, तो वही आ जाएगी 8/18 और एफ की फिर से बनेगी आपकी 10/, यहाँ पे ई की कितनी बनेगी? 10/18 है ना। क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये एफ आएगा ना, ठीक है ना, और यहाँ पे एफ और यहाँ पर ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा सर? 10/18
इंटू 10/18, तो आ जाएगा 80 बटे जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना यार, एलसीएम एलसीएम ले करके, लेने की जरूरत नहीं पड़ने की, वैसे सेम आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो क्लियर है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पे तो गलत हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा ना, एफ यहाँ पे आएगा फिर, है ना, तो यहाँ पे 8/18 ही आएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ, और 14 के अंदर क्या काम करना है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ जरा। चलिए बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। 14 नंबर जो मैंने अभी बात की थी ना कि 1 माइनस, अभी बताता हूँ, चलो छोड़ो। कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा, ए और बी घटनाएं नहीं है, घटनाएं ही है, क्या कह रहा है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं, मतलब कोई भी आपके सामने किसी समस्या को हल करने की प्रायिकताएं 1/2 है ए की प्रायिकता, और बी की प्रायिकता कितनी है, हल करने की प्रायिकता 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पार्ट हैं। नंबर एक समस्या प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, समस्या हल हो, समस्या हल हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समस्या हल होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक भी अगर हल कर देगा तो समस्या हल हो जाएगी, या तो ए कर दे या बी कर दे। तो हम लोगों ने अभी बताया था अगर कभी भी कम से कम एक की बात होती है कि कम से कम एक, एटलीस्ट 1 तो हल करे, तो उसको मैं लिखता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या समस्या कोई भी हल न करे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल करने की जो समस्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल न होने का मतलब क्या है भाई, ना तो देखो सुनो, ना तो ए करेगा तो हमारे पास में ए आएगा, और ना बी करेगा। बात मेरी समझे नहीं आप लोग? ए डैश का मतलब क्या है कि समस्या हल न होना। ए क्या है, उसने दिया क्या, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है उसने क्वेश्चन के अंदर, वो दिया है इसका 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3। इसका मतलब है कि समस्या को हल करने की संभावना ए के द्वारा तो आधी है, 1/2 है, और बी के द्वारा जो समस्या हल करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। ए डैश का मतलब होता है कि जब ए नहीं कर रहा है ना, बी डैश का मतलब है जब बी नहीं कर रहा है। आपको समझ में आ रही है इस बात को जो मैं समझाना पा रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको इतना ही रहने दो अभी, ठीक है। इसको हम लोग यहां पे चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। तो आप सबसे पहले निकालो ए के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। तो बच्चों क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकलेगा, और उसको कैसे निकालोगे आप लोग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके निकालोगे। तो इसका मतलब हो जाएगा सर 1 माइनस 1/2, इसके चांसेस आधे हैं, 1/2 हो गया। दिस इज व्हाट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारे पास 1/2 आ गई। फिर बी के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाएगा 1 माइनस कितना, 1 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस इसकी वैल्यू देखिए 1/3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया इतना, है ना। तो देखो अतः यदि, ठीक है ना, समस्या हल न होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे आप, पता है आपको,
भाई ना तो ए हल कर पा रहा और न ही बी हल कर पा रहा, है ना, नहीं बी हल कर पा रहा, ठीक है। तो यानी कि पी ए डैश मल्टीप्लाइड बाय पी बी डैश, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी अभी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, मतलब 1/3 आ जाएगा। हल न होने की समस्या, हल न होने की जो कंडीशन बनेगी बच्चों वो कितनी बनेगी, 1/3 बनेगी। तो अब ये वाली निकाल लो, समीकरण 1 हमने जिसको बनाया है, P समस्या हल हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल हो यानी कि तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में बच्चों कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये तो कहा था मैंने अभी, इसको कहाँ से, समीकरण 1 से मैंने उठाया है, समीकरण 1 से। तो बच्चों 1 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/3। देखो ना ये निकाली तो 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको तो हमने निकाल ही लिया है ना, इसको तो हमने निकाल ही लिया, तो यहाँ पे क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली, है ना, ठीक है। इसको प्रायिकता को यहाँ हटा दो और यहाँ होना कर लो, यहाँ पे लगा दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल न होना वो बराबर होगा आपके सामने इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ समस्या हल न होना, तो ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे सिर्फ 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास में बचता है इसका लास्ट, ये कह रहा है कि कोई एक समस्या हल कर देता है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को मैं रफ कर रहा हूं, पहले वाले पार्ट को मैं दूसरे वाले पार्ट पे चल रहा हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक हल कर लेता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया ए हल कर लेगा और बी हल नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर बी हल कर लेगा और ए हल नहीं करेगा। यहां पे और लगाओ, अभी क्या लगाओ, और यहां पे क्या लगा लो बच्चों, और, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो अब आपके पास पता है कि P और की जगह हम गुणा लगा देंगे, या की जगह हम प्लस लगा देंगे। यहां पे आपको सारे वैल्यूज अभी पता थी जो मैंने आपको बताई थी, वो सारी वैल्यूज यहां रख के कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका वो आ जाएगा सेकंड पार्ट वाला। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, 15 क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे तो इसके अंदर 3 पार्ट है, मैंने अभी एक ही लिखा है और बाकी 2 पार्ट्स में कराऊंगा, टेंशन ना लो। कह रहा है कि एक 52 ताश की कट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से दशाओं में से, अभी पहली दशा लिखी है मैंने, ई और एफ स्वतंत्र है या नहीं है। ई और एफ स्वतंत्र कब होंगे, जब ये कंडीशन फॉलो होती है कि ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है बच्चों, ये वाला वेरिफिकेशन। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस वाले केस में ई क्या बनेगा, ई क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगा, ये बात करो आप। निकाला गया पत्ता हुकुम हो, मैंने अभी अभी दूसरे क्वेश्चन में आपको पत्तों का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था कि कितने क्या होते हैं। 52 ताश के पत्तों में हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 13। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल तो 52 पत्ते हैं बच्चों, 13 हुक्म हो जाएंगे, तो 13 चौक 52, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चेक करो इसके लिए, एफ का मतलब निकाला गया पत्ता जो है बच्चों वो इक्का हो। इक्के कितने होते हैं, 52 ताश के पत्तों में इक्के 4 होते हैं, तो 4/52, तो कितना हो गया भैया, 13 चौक 52 होते हैं, है ना, 13 चौक 52 होते हैं, तो 1/13 कितना हो जाएगा, 1/13। लेकिन उस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब अब पत्ता हुक्म का भी हो और इक्का भी हो, तो ध्यान रहे अगर आप उस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, हमने ये कहा था 52 ताश के पत्तों में अगर ये इक्का है और यहां पर हमने हुक्म की बात कर लेते हैं, हुक्म
हुक्म का जो चिन्ह होता है वो ऐसा हार्ट जैसा होता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का होता है पत्ता, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, इक्का केवल एक ही होता है, हुक्म का इक्का कितने होते हैं, एक ही होता है, ध्यान रखना, हुक्म का इक्का एक ही होता है। मतलब इन दोनों घटनाओं को अगर हम इकट्ठा करें, एक पत्ता निकालना है हुक्म का जो इक्का भी हो, तो इक्के का इक्का हुक्म का तो एक ही होता है बटे 52। ठीक है ना, आपके सामने। अब चेक करना है इसको, अब इसको क्या करना है बच्चों, चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, कितना हो जाएगा, वो तो निकाल रखा मैंने ऑलरेडी, 1/52 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, तो 1/4 इंटू 1/13, वो भी 1/52 हो गया। इस दशा में आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जो एफ है बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल करके सामने आ रही है। इसका मतलब ये जो है स्वतंत्र है, इस केस में तो स्वतंत्र, आप अपने आप लैंग्वेज बना के लिख देना, इस केस में स्वतंत्र है। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, मैं राइट डाउन करता हूं उसके बाद लिखता हूं, ठीक है ना। दूसरा केस अपनी एनसीईआरटी किताबों में उठा के देखो क्या कहा उन्होंने। इवेंट जो ई दी गई है, इवेंट ई जो दी गई है, वो बच्चों कह रहा है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का हो, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। काले रंग के कितने होते हैं, मैंने बताया था अभी 26 पत्ते होते हैं। एफ निकाला गया पत्ता बादशाह हो, निकाला गया पत्ता बादशाह हो। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें यहां इक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर उसके बाद में गुलाम आता है, फिर क्वीन और फिर किंग। तो बच्चों एक तो हुक्म काले होते हैं, एक साथ में एक और काला पत्ता होता है चीड़ी का, किसका, चीड़ी, जिसका लोगो आपके सामने कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ लोगो होता है। ठीक है, ये काले कलर का होता है ना, ये भी ब्लैक होता है आपके सामने। तो दो ही पत्ते हमारे हुक्म के और चिड़ी के काले होते हैं। तो बादशाह को देखो अगर, तो बादशाह भी कितने काले होंगे बच्चों, दो ही पत्ते काले होते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले निकालो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। काला पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल पत्ते 52 होते हैं, उनमें 26 काले होते हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए, एफ का मतलब निकाला गया पत्ता बादशाह हो। पूरे 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, ध्यान रखना, पूरे पत्तों में कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 13 चौक 52, 1/13 आ जाएगा, 13 का है ना, 13 चौक 52 है ना, 4 एकम 4 और इसे 13 बार कटेगा, ठीक है ना। अब देखो इंटरसेक्शन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब है कि पत्ता काला हो और बादशाह हो। तो काले बादशाह दो होते हैं, एक तो हुक्म का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह। तो 2 टोटल पत्तों में 52 के अंदर, यानी कि 1/52 का आधा करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो कितना हो रहा है, 1/2 गुणे 1/13, ये भी कितना आ गया, 1/26 ही आ गया। और जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है इसके। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसका मतलब इस केस में भी ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए बात करते हैं 15वें के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कहा गया है, इवेंट ई जो बताई गई है वो कही गई है कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या फिर एक बेगम, दोनों में से एक चीज आएगी, या तो बेगम आएगा या बादशाह आएगा। बेगम है। और जो एफ इवेंट है उसमें कहा गया है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम या क्या है बच्चों, गुलाम है। क्या है, गुलाम है, ठीक है ना। कलर की कोई बात नहीं हुई है इसमें, बाकी पत्ते भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। फिर आ जाएगा आपका ईंट वाला पत्ता, जिसपे लोगो ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, ऐसा लोगो होता है, और ये रेड होता है, लाल होता है ये,
फिर एक आता है आपका पान का पत्ता होता है, जिसको इसका लोगो ऐसा होता है, ये लाल होता है, ठीक है ना। ये ऐसे 13 पत्ते हमारे बनते हैं, 13 पत्ते बनते हैं, टोटल 52 पत्ते हमारे बन जाते हैं बच्चों। क्लियर है। ये दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, 11th में बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, अगर हम ध्यान दें क्वेश्चन के अंदर, अगर हम ध्यान दें थर्ड पार्ट के अंदर, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकाला गया पत्ता बादशाह हो। पहले एक बात सुनो, बादशाह हो, बादशाह की प्रोबेबिलिटी होगी 4/13, 4 क्योंकि टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। देखो बादशाह कितने होंगे, 1 2 3 4, ये पत्ते ही हैं, 4 बादशाह हैं, टोटल कार्ड 52 है। उसने कहा या 4 बेगम हो, तो या की जगह प्लस लगाएंगे, बेगम भी 4 ही होती हैं, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास में बच्चों आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो आ जाएगी हमारे पास में 8/52, 8/52, 8/52 यानी कि 2 आप इसको 13 कह सकते हो, ठीक है, 13 चौक 52 होते हैं ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब ये रहा कि निकाला गया पत्ता बेगम, बेगम होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 ही होगी। और बच्चों गुलाम भी, या शब्द इस्तेमाल हुआ, गुलाम भी हमारे पास में कितने होंगे, 4 ही होंगे, 4/52, तो इसका मतलब ये भी 8/52, मतलब ये भी 2/13 होगा, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके इंटरसेक्शन की देखनी है कि कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, दोनों में कॉमन जो है आपको क्वीन दिख रही है, क्या दिख रही है, क्वीन, ठीक है ना भाई। दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, रानी है, बेगम है, तो 4 ही तो बेगम होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 52 पत्तों में 4 बेगम, यानी कि 1/13। चेक कर लो अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की मल्टीप्लाई कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, तो मेरे को मिलेगा क्या, 2/13 मल्टीप्लाइड बाय 2/13, इसका मतलब 4/169, और ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता 1/3 के, है ना। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है बच्चों वो बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इस केस में स्वतंत्र घटनाएं नहीं बनेंगी, आप लोग इनको चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 16वें क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं इस 16वें क्वेश्चन की, और इसी के साथ लगभग एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचते हैं। क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% स्टूडेंट हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक छात्र को चुना जाता है, कोई भी एक स्टूडेंट को चुना जाता है, तो बच्चों इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। प्रायिकता याद कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़े। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे काम करते हैं, नंबर 1। तो अभिष्ट प्रायिकता मैं लिखता हूं कि अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट जो हमें निकालनी है प्रायिकता, वो बराबर किसकी होगी कि प्रायिकता, पहले आप थोड़ी सी प्रस्तावना बनाते हैं, ठीक है ना, पहले थोड़ी सी प्रस्तावना बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास में जो हिंदी का अखबार वाली है, ठीक है ना, वो कितनी होगी, पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों। पहले टोटल स्टूडेंट मान लो, क्योंकि परसेंटेज की बात हम लोगों को कर रखी है, किसकी परसेंटेज की बात है, तो इसको जब मैं हल करूंगा तो सीधी सीधी बात है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान के चलते हैं 100 है, क्योंकि जब प्रतिशत की बात होती है तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट 100 लेके चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, कितने गए उसने, हिंदी पढ़ने वाले 60%, तो 60 ही हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है, 100 में से 60। नंबर ऑफ एलिमेंट जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 40 आ जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों चीजें पढ़ते हैं, यानी कि जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, वो कितने हो जाएंगे आपके 20। क्लियर है आप लोगों को। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें आसानी पड़ेगी। तो अब फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं। तो जो अभिष्ट प्रायिकता निकलेगी बच्चों, अभिष्ट प्रायिकता, ठीक है ना, कैमरा चलाया नहीं चलाया, मैंने चला दिया। जो अभिष्ट प्रायिकता बच्चों निकलेगी वो कैसे निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न तो हिंदी और न
न अंग्रेजी, अंग्रेजी को मैं ई से लिख देता हूं। मतलब इसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये तो लिखते हैं न होने वाली बात को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें चाहिए बच्चों एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। एक बात सुनो, एक रिजल्ट याद रखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी जगह। अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो उसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी के होल डैश के। ये वेन डायग्राम आपको सिखाया गया था, इस नोट को याद रखो। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एच इंटरसेक्शन ई का डैश, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, यूनियन ई। और आपको पता है कि 1 माइनस, इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी प्लस में आएगा ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये तो फॉर्मूला हमने पहली एक्सरसाइज में बताया था आपको। तो 1 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी होगी 60/100 प्लस ये 40/100 एंड माइनस 20/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 100 1 माइनस 80/100, यानी कि आपके सामने आ जाएगा 20/100, यानी कि 1/5। तो पहला तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 1/5। क्लियर है आप लोगों को, नोट करो पहले वाला पार्ट। मैं बात करता हूं दूसरे पार्ट की। किसकी, दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर क्या बात करी उसने कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, वो कह रही कि हिंदी का अखबार पढ़ती है, ठीक है ना। तो अभीष्ट प्रायिकता कैसे निकलेगी भैया इसकी, अभीष्ट प्रायिकता अभी बनाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। वो कह रही हिंदी का अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी अखबार पढ़ने की वाली, इसमें दो घटनाएं होगी ना। वह हिंदी का अखबार पढ़ती है और हिंदी का तो पहले से पढ़ी रही है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपके सामने बच्चों कि वो हिंदी का तो पढ़ी रही है, ये घटना तो पहले घटित होगी, हमें अंग्रेजी की निकालनी है। क्या निकालनी है, अंग्रेजी की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो दिस इज व्हाट, वैल्यू रखनी है आपको सीधा सीधा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ऊपर निकाल लेनी चाहिए थी हम लोगों को, लेकिन चलो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एच अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज आपके सामने रखी हैं। फिर आपके सी पार्ट की हम लोग बात करें, वो कह रहा है कि हमें निकालना है इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, कि वो इंग्लिश का अखबार तो पहले ही पढ़ती है, हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा सर पहली एक्सरसाइज वाला, एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसको खुद से सॉल्व करेंगे ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब आप चलिए कुछ बहुविकल्पीय सवाल हैं दो सिर्फ, ठीक है ना, उन पे बात करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन को आप अपनी एनसीईआरटी से देखो, 17 क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल है एग्जाम के अंदर। वो कह रहा है 500 का एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब क्या हो गया बच्चों कि दो पासे हैं हमारे पास में, एक पासा ये है, ठीक है बच्चों, और एक पासा हमारे पास में दूसरा और है। इस जोड़े को फेंका जाता है, क्लियर है, मैं समझ गया, जोड़े को फेंका जाता है। प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या जो होती हैं आपको पता है 2, 3 जो केवल अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं, तो सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, याद रखें। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर वो केवल एक ही होती है, वो दो ही होती है, क्योंकि उससे आगे कोई संख्या नहीं आती है। सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, इसकी टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स होंगे, 6 होंगे ना, और इसके भी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, मतलब 6 रिजल्ट इससे मिलेंगे, 6 रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6 × 6 = 36। और आपको पता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में केवल एक ही कॉम्बिनेशन से बनेगा, जब पहले पे 2 आए दूसरे पे 2 आए, इसके अलावा कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जहां पर आपको समअभाज्य संख्या मिल जाए। उसकी स्थिति क्या है,
उस सेट को अगर मैं उसको मैं कह दूं सम अभाज्य संख्या के अंदर केवल जब पहले पासे पे 2 आएगा दूसरे पे 2 आएगा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। तो आपको क्लियर सी पता है जो प्रॉपर्टी निकालना चाहता है प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता जो चाह रहा है निकलवानी, अभीष्ट प्रायिकता, तो बच्चों सीधी सी बात है, एक एलिमेंट है और अपॉन 36। मुझे लगता है इसका क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर है। क्वेश्चन क्या आंसर है बच्चों? डी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास में? डी है। ठीक है, ओके। 18वें सवाल पे कह रहा है ये दो ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसने कहा है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी की खास बात क्या होती है कि उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसने कहा है कि एक चीज और दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बी ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, मैं बताता हूं आपको कैसे सही है। 1 माइनस ए एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस बी। देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी डैश। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंट्रोडक्शन लगेगा। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। भाई 1 माइनस का मतलब तो यही है ना। तो ये किसकी कंडीशन है? जब ए डैश बी डैश क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। और वो कह ही रखा, उसने कहा है कि ए बी जो हैं वो स्वतंत्र हैं, तो सीधी बात है ए डैश बी डैश भी तो स्वतंत्र हो जाएंगी। हमने कई बार अभी इसी एक्सरसाइज में यूज कर लिया। जब ए डैश बी डैश स्वतंत्र होगी तो कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब बी आंसर सही है भैया। कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। चलिए एक्सरसाइज खत्म हुई, एक एक्सरसाइज और बचती है बच्चों, फिर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।